हेलो फ्रेंड्स। नॉर्मली कार्डियोलॉजी में चेस्ट पेन एक ऐसी समस्या है कि जो पेशेंट्स को बाईपास या एंजियोप्लास्टी तरफ जाने के लिए मजबूर कर देती है, लेकिन ये भी कोई उसका सॉल्यूशन पूरा है नहीं। आप मल्टीपल दवाइयाँ खाते हो, फिर भी आपको चेस्ट पेन रहता है। आप स्टेंट लगाते हो, उसके बाद वेसल्स की वास्कुलरिटी डिस्टर्ब होने से चेस्ट पेन होता है। कभी कभी बाईपास के बाद स्टर्नम को ये लोग जो ब्रेक करते हैं, उसके बाद कोस्टोकोंड्राइटिस अथवा दूसरा स्टर्नम का इन्फ्लेमेशन का चेस्ट पेन रहता है। तो सर्जरी तो एक ट्रॉमा ही है। भले आप रिवास्कुलराइज कराते हो लोकल पार्ट को, लेकिन वो एक ट्रॉमा ही हम कह सकते हैं, क्योंकि सर्जरी ऐसा कई ट्रायल्स हुए हैं, डॉक्यूमेंटेड है कि सर्जरी कराने के बाद हार्ट फेलियर इम्प्रूव नहीं होता है, लेकिन वो वर्जन होता है, बिगड़ता है। तो हार्ट का पंपिंग कम होता है। दूसरा, ये आर्टीरियल सिस्टम क्लोज सर्किट सिस्टम है। आप स्टेंट भी डलाओगे तो वहाँ से 50% रास्ता भी खुलेगा, तो दूसरी चीज़ें बैड कोलेस्ट्रॉल जो ऑक्सीडाइज हो चुका है, कैल्शियम, फॉर्म सेल्स, मोनोसाइट्स वगैरह वहाँ स्टिक रहता है दीवार पे, अथवा तो वो माइग्रेट करके ब्रेन की आर्टरीज में अथवा लेग की आर्टरीज में जाते हैं अथवा रीनल आर्टरीज में जाते हैं। तो वहाँ धीरे धीरे फिर चांसेस ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ ब्लॉकेज होते हैं और वो फिर स्ट्रोक लाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने की प्रोसीजर्स 1970 से चालू है और 1990 में स्टैंड चालू हुआ। लेकिन ये जब उसकी स्टडी होती गई तब मालूम हुआ कि स्टैंड और बाईपास सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। पेशेंट साइकोसोमेटिकली डिप्रेस हो जाता है और एक्सरसाइज टॉलरेंस भी कम हो जाता है और रीस्टिनोसिस होता ही है। तो एक ईसीपी मोडालिटी नॉन सर्जिकल है, उसको एफडीए ने अप्रूव किया हार्ट अटैक के लिए, हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए, कार्डियोजेनिक शॉक की ट्रीटमेंट के लिए, जो रेजिस्टेंट एंजाइना है क्लास 2 भी, उसको ट्रीट करने के लिए। तो ईसीपी में क्या होता है कि पेशेंट के चेस्ट में 3 भाग में चेस्ट स्ट्रिप्स लगते हैं, जैसे ईसीजी में लगते हैं। पैर में 3 भाग में कफ लगते हैं, न्यूमेटिक स्पेशल कफ आते हैं। फिर उंगली पे आर्टीरियल वेवफॉर्म मेज़र करने के लिए प्लेथिस्मोग्राफ लगाया जाता है और वो उसका पूरा सिस्टम ईसीजी एंड आर्टीरियल वेवफॉर्म कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखना चालू हो जाता है। और ईसीपी कार्डियक ईसीजी के हिसाब से ही चलता है। तो जैसे आपको एरिथमिया है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो पहले उसको कंट्रोल करना पड़ता है, अथवा उसमें पेशेंट का मशीन ट्रिगर हो सकता है। आपको बाईपास के बाद एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप हुआ है, तो उसमें भी पेशेंट्स का पहले स्टेबिलाइज दवाई से करना पड़ता है। मोस्टली बाईपास के बाद एट्रियल फिब्रिलेशन ज़्यादा होता है बाईपास सर्जरी के बाद। तो ईसीपी में आरआर वेव के हिसाब से जो प्रेशराइज सिस्टम काम करती है, माइक्रो प्रेशर, जब वाल जो काम करते हैं कंप्रेसर के, वो आरआर सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं ईसीजी के। तो पहले तो ईसीजी मशीन चालू करते हैं टेक्नीशियन, उसके बाद 2-3 वेव्स आरआर के
इसको डिस्कार्ड करना है। फिर अगले आर वेव से मशीन को स्टार्ट करना है। 3 वेव आर वेव चले जाने के बाद, और जब हृदय रिलैक्स होता है, डायस्टोली में होता है, तब 100 मिलीसेकंड के बाद पैर में से प्रेशर, जो ईसीजी में जो प्रेशर है वो आर वेव के 100 मिलीसेकंड के बाद पैर में से प्रेशर एक ऑटोमेटिक नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आना चालू होता है। तो सेंट्रल एओर्टिक प्रेशर बढ़ता है, वेनस ईटन बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, कोरोनरी सर्कुलेशन बढ़ता है, कोरोनरी वेलोसिटी बढ़ती है और कोरोनरी प्रेशर बढ़ता है डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन के हिसाब से। अब कोरोनरी प्रेशर आप जब ईसीपी को 150 से 250, 300 तक ले जाते हो, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे जो ग्राफ है नॉर्मली वो एम शेप होता है। इसमें जो एम का जो डिक्रोटिक नॉच जो होती है, जो एम का जो सेकंड पोर्शन है वो नीचे होता है, और जो पहला भाग है वो ऊपर की साइड तरफ होता है। उसको सिस्टोलिक ऑगमेंटेशन कहते हैं। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये जो एम भाग है उसका सेकंड पोर्शन है वो ऑगमेंट होना चालू होता है। उसको डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन बोलते हैं। उसके हिसाब से जब प्रेशर 260, 280 तक जाता है तो एम पोर्शन का दूसरा हिस्सा, जो एम है उसका दूसरा पोर्शन हिस्सा, वो पहले हिस्से से ज़्यादा ऊंचा होना चालू हो जाता है। तो सिस्टोलिक से ज़्यादा डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। तो ईसीपी में नॉर्मली देखा गया है कि कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर, कोरोनरी प्रेशर 72 नॉर्मली से 136 तक चला जाता है। ऐसा 2001 में एक डॉक्टर माइकल के ऐसा कुछ नाम था, उन्होंने एक स्टडी किया है। फिर पीच स्टडी हुआ, मस्ट ईसीपी स्टडी हुआ। तो ये जब डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन होता है, मीन्स दूसरा एम का दूसरा पोर्शन जब ऊंचा होना चालू होता है, तब आप समझो कि हृदय को लोई मिल रहा है, हृदय के मसल को मायोकार्डियल रिवास्कुलराइजेशन हो रहा है। फिर जब हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके आर वेव के पहले 150 मिलीसेकंड के पहले कफ डिफ्लेट होना ऊपर से नीचे की तरफ चालू हो जाते हैं। तो ये पूरा ईसीपी ईसीजी पे डिपेंडेंट है। आरआर वेव के से माइक्रोकम्प्रेसर कोरिलेटेड होता है और वाल्स उसके उस हिसाब से ही काम करते हैं। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरा बेल्ट ऊपर से नीचे की तरफ खुलता है और 150 मिलीसेकंड पहले ये प्रोसेस चालू हो जाती है, आर वेव के पहले। तो कहने का मतलब ये है कि ईसीपी में मेन चीज डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन कौन से टाइम पे देना। प्लीज कार्डियोलॉजिस्ट का क्वेश्चन होता है कि ये जो वेनस ईटन बढ़ता है उससे हमारे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स का पंपिंग में कंजेशन आता है, मीन्स पल्मोनरी कंजेशन होता है, सिस्टेमिक कंजेशन होता है। लेकिन ये धारणा उनकी गलत है क्योंकि उन्होंने स्टडी किया नहीं है ईसीपी का।
ईसीपी शियर स्ट्रेस से ब्लड फेंकता है, मेनली सेंट्रल एओर्टिक रूट से जाता है ब्लड और कोरोनरी ऑगमेंटेशन करता है और मायोकार्डियल रिपरफ्यूजन करता है और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कम करता है। और जब ईसीपी कॉन्ट्रैक्ट होता है, हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ईसीपी के बेड्स ऊपर से नीचे की तरफ खुल जाता है, तो आफ्टर लोड रेजिस्टेंस कम होता है। ऐसा 1 कलाक की प्रोसेस में, मिल्किंग प्रोसेस में हार्ट को रिवास्कुलराइज करने का बेहतरीन चांस मिलता है। अब ईसीपी सेंटर्स में मेन चीज कार्डियोलॉजिस्ट का ये क्वेश्चन है कि भाई 35% के नीचे हार्ट है, आप उसका प्री लोड बढ़ाओगे तो वो पल्मोनरी कंजेशन में जाएगा। तो ये जो ट्रायल हुए, मस्ट ईसीपी पीच ट्रायल, दूसरे रैंडमाइज ट्रायल्स कई हुए, इसमें क्लियर कट मेंशन हुआ कि वेनस रिटर्न को आप कंट्रोल कर सकते हो। फक्त डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन और एओर्टिक रूट से आप मायोकार्डियल परफ्यूजन बढ़ाइए और आर्टियोजीनेसिस और एंजियोजीनेसिस इसमें होता है। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेल्ट रिलीज होता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो आफ्टर लोड और रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे हृदय का पंपिंग बढ़ता है। तो ये कार्डियोलॉजिस्ट की धारणा है कि पल्मोनरी कंजेशन बढ़ता है, ये गलत धारणा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो पेशेंट्स कार्डियोलॉजिस्ट के पास से हमारे पास आते हैं वो फुल डोज ऑफ डायबिटिक्स होते हैं, और फुल डोज ऑफ डायबिटिक्स में आप देखो तो ये वास्कुलर वॉल्यूम इतना लेस हो गया होता है, डिहाइड्रेटिंग कंडीशन होती है, मैग्नीशियम पोटेशियम वगैरह चला गया होता है, पेशेंट एकदम फटीग होता है। तो ईसीपी लेने के बाद धीरे धीरे डायबिटिक्स बंद होती है अथवा कम हो जाती है। ऐसे प्रोटोकॉल्स से हम उसको देते हैं। दूसरा, एंजाइना के लिए कोई भी दवा काम ना करे तो ईसीपी के दूसरे प्रोटोकॉल्स आते हैं जो आप उस एंजाइना को ट्रीट कर सकते हैं। तो मेन ईसीपी का काम है मायोकार्डियल रिवास्कुलराइजेशन, आर्टेरियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस और नेचुरल बाईपास करना और कोलेटरलाइजेशन करना, जिससे फ्यूचर में आपको कोई फैटल हार्ट इवेंट्स हो ही ना हो नहीं। हाँ, आपकी लाइफस्टाइल खराब है, खाने की पद्धति खराब है, तो आपको फ्यूचर कार्डियक इवेंट्स फिर से ब्लॉकेज होने से हो सकता है। अदरवाइज ईसीपी लेने के बाद कोई फैटल इवेंट यानी मृत्युजनक इवेंट्स कोई होती नहीं है। और ईसीपी नॉन इन्वेसिव है, तो आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं कई साल बाद, जो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो। वरना अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा खान पान और वॉकिंग की हैबिट, डेली हाफ एन आवर, आपको हेल्दी हार्ट की तरफ ले जा रही है। एक ही सिस्टम ऐसी है कि जो हार्ट का पंपिंग बढ़ाती है, चाहे डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हो, पहले डायस्टोलिक डिस्फंक्शन इम्प्रूव करेगी, फिर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन इम्प्रूव करेगी। कई लोग बोलते हैं कि मेरा हार्ट का पंपिंग 35% है तो 65% हो जाना ही चाहिए। तो भैया आप 2-3 साल से दवाइयाँ पे हो, आप अच्छी दवाइयाँ ले रहे हो, जैसे सेक्यूबाइटल, वल्सार्टान या डेपाग्लिफाजोन या बीटा ब्लॉकर, मिनरलोकॉर्टिकोइड, एंटागोनिस्ट वगैरह, फिर भी आपका पंपिंग तो बढ़ नहीं रहा है। तो ईसीपी अपने साइंटिफिक पैरामीटर के हिसाब से और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से पंपिंग बढ़ाता है। स्टेंट वाले पेशेंट्स में पंपिंग 7 से 10% बढ़ सकता है, नॉर्मल पेशेंट में बढ़ के 50 से 60% तक भी जा सकता है। लेकिन ईसीपी एक ऐसी मोडालिटी है जो आपके फ्यूचर कार्डियक इवेंट्स फैटल नहीं होने देगी। इतना रिवास्कुलराइजेशन, कोलेटरलाइजेशन हो जाता है। और ईसीपी में
अ, ऐसा बोलना कि मैं ही, हमारा सेंटर ही एक इंडिया का बेस्ट सेंटर है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई डॉक्टर नहीं है। हमारे अहमदाबाद में एक दो डॉक्टर है, वो बोलते हैं कि हमारा सेंटर ही पूरे इंडिया में साइंटिफिक और ऑथेंटिक है। मैं डॉक्टर का नाम नहीं देना चाहूँगा। तो ऐसे मूर्ख डॉक्टर को बहुत कम मिलते हैं समाज में। ईसीपी ग्राउंड लेवल पे डॉक्टर काम करते हैं पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए, और पेशेंट्स को सर्जरी से बचाने के लिए। अब आप देखो, कोरोनरी प्रेशर ईसीपी लेने के बाद बढ़ेगा, कोरोनरी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब पैर में से जो प्रेशर देते हैं वो धीरे धीरे ईसीपी सेशंस चालू होता है, वो हम ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तो फिर एक एम शेप में जो अगला अगला जो एम का अगला पोर्शन है वो सिस्टोलिक फंक्शन बताता है, सिस्टोलिक इफेक्ट बताता है हार्ट की। तो जब सिस्टोलिक से ऊपर सेकंड पोर्शन चला जाए, उसका मतलब है आपके हार्ट को फुल मात्रा में ब्लड मिल रहा है, और सिस्टोलिक पोर्शन नीचे आए, उसका मतलब है एओर्टिक जो आफ्टर लोड है वो कम हो रहा है। तो ये बहुत समझने की बात है कि आपको ग्राफ और उसके जो ईपी रेशियो है उससे ही आपको ईसीपी का रिजल्ट का मालूम पड़ जाता है, हम डॉक्टरों को जो उसमें ट्रेनिंग लिया है। तो ईसीपी ऐसे तो कोई भी दे सकता है, क्योंकि आजकल तो बिजनेस बन गया है इंडिया में। 100 लोगों को फ्रेंचाइजी दे देते हैं, नॉन मेडिकल हो या मेडिकल हो, दे दो, ले जाओ भाई, इतना % दे दो, ले जाओ फ्रेंचाइजी। उसमें कोई तथ्य नहीं है, ये आउट ऑफ एथिक्स है। लेकिन कार्डियोलॉजी फ्रेटर्निटी में आप हॉस्पिटल में देखो तो भी आउट ऑफ एथिक्स ही काम चलता है, और ईसीपी में भी कई सेंटर्स में आउट ऑफ एथिक्स ही काम चलते हैं। तो जो काम करना है वो एथिकली ग्राउंड लेवल पे, आपके 2 या 3 सेंटर हो लेकिन आप पर्सनली फोकस कर सको पेशेंट पे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कई लोग एकदम सस्ते इकोनॉमिकल मशीन लाके फिर कम पैकेज पे ईसीपी देते हैं, जैसे लाइक प्लेसेबो इफेक्ट, वो भी एक गलत बात है। तो ईसीपी को प्रॉपर हैंड से लेने से एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ जाता है, लाइफ लंबी हो जाती है। रिवास्कुलराइजेशन मीन्स नेचुरल बाईपास होने से आपको चेस्ट पेन, सांस फूलना वगैरह बंद हो जाता है, दवाइयाँ आपकी कम होती है, पर्टिकुलरली हार्ट की, और डायबिटीज़ में भी बहुत इसकी ईसीपी का बेनिफिट पाया गया। और किडनी फेलियर में रीनल आर्टरी ब्लड फ्लो बढ़ने से किडनी फेलियर में भी डायलिसिस कम हुआ देखा गया है, और थोड़ा डायलिसिस बंद भी हो गए हैं। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में इस्केमिक स्ट्रोक वाला पेशेंट्स में भी कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव होना देखा गया है रैंडमाइज्ड ट्रायल्स में, कई स्टडी हैं डॉक्यूमेंटेड। ईसीपी को ट्रेंड हैंड से लेना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट फेलियर में प्रोटोकॉल अलग होते हैं, एंजाइना और नेचुरल बाईपास में प्रोटोकॉल अलग होते हैं। साथ में ईसीपी का द मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ईसीपी टैमिंग द इन्फ्लेमेशन, रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन सब्सटेंशियली। आपका जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है वेसल्स में, एंडोथेलिन, इंटरल्यूकिन अल्फा भी,
कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन्स वगैरह एकदम से सबसाइड हो जाते हैं ईसीपी लेने से। इसीलिए ईसीपी को बेहतरीन माना गया है, सबसे बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी मोडालिटी माना गया है। और हृदय रोग में इन्फ्लेमेशन को टैम करना मीन सबसाइड करना वो बहुत बड़ी बात है। आपको फ्यूचर इवेंट्स, कार्डियक इवेंट्स नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल तो हम कम करते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्फ्लेमेशन को, वेसल के इन्फ्लेमेशन को कम करना, वो ईसीपी करता है। साथ में ईसीपी में जो सिस्टोलिक अनलोडिंग होता है उससे हृदय का पंपिंग बढ़ता है, और डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन भी होता है जिससे हृदय को भरपूर मात्रा में ब्लड फ्लो मिलता है। तो ईसीपी दो वे से काम करती है। मायोकार्डियल ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई बढ़ाती है और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कम करती है। जबकि ये बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, स्टेंट वगैरह एक वे से काम करते हैं। मायोकार्डियल सप्लाई एकदम से बढ़ाते हैं जिससे इस्केमिक रिपरफ्यूजन इंजरी से मायोकार्डियम और डैमेज होता है, तो पंपिंग और कम होता है। तो ये सब इन्वेसिव प्रोसेस के बाद आपको कोई तकलीफ है, जैसे सांस फूलना या चेस्ट पेन फिर से रीब्लॉकेज से चालू हो जाना, तो आपको ईसीपी ट्रीटमेंट या एडॉप्ट करना चाहिए, अथवा बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी नहीं करानी है तो अलॉन्ग विथ इंटेंस मेडिकल ट्रीटमेंट आप ईसीपी ट्रीटमेंट से आप अपने पूरे हार्ट को रिवास्कुलराइज करिए। स्टेंटिंग एंड बाईपास लोकलाइज रिवास्कुलराइजेशन करते ही ईसीपी पूरे हार्ट को रिवास्कुलराइज करती है। वो आप थीलियम स्कैन, पीईटी स्कैन द्वारा अथवा इको के द्वारा आपको मालूम पड़ेगा, और ब्लड टेस्ट के द्वारा आपको मालूम पड़ेगा कि आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत कम हो जाते हैं। एक स्टडी अभी मैंने ऑरलैंडो में एक कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस में एक स्टडी का लेक्चर सुना। उसमें क्लियर कट मेंशन किया गया कि आप कोलेस्ट्रॉल को तो कम करते हो, लेकिन इन्फ्लेमेटरी मार्कर को कम नहीं करोगे तो आपकी कार्डियक इवेंट्स और हार्ट अटैक का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, लेकिन साथ में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दैट्स वाई टैमिंग इन्फ्लेमेशन इन कार्डियोवास्कुलर डिसीज वो दवाइयाँ और ईसीपी से आप कर सकते हो और हेल्दी लाइफ जी सकते हो। ईसीपी कोई भी पेशेंट ले सकता है एक्सेप्ट जिसका सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, अथवा एओर्टिक वाल सिवियर रिगर्जिटेट होता है, अथवा सिवियरली टाइट है। ऐसे पेशेंट्स को ईसीपी एडवाइजेबल नहीं है, वरना एरिथमिक पेशेंट को रिदम कंट्रोल करके ईसीपी दी जा सकती है। और जो पेशेंट्स हार्ट फेलियर में है उसको वेनस रिटर्न कंट्रोल करके उसको ईसीपी दी जाती है। पेसमेकर वाले पेशेंट्स को भी ईसीपी रेट कंट्रोलिंग पेसमेकर के बाद पेशेंट्स को जो पेस टैकिकार्डिया ना हो तो ईसीपी दी जाती है। तो ईसीपी मायोकार्डियल रिवास्कुलराइजेशन के लिए एक बहुत ऑथेंटिक तरीके से उभरी हुई मोडालिटी आई है, जिससे पेशेंट्स का एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ता है, चेस्ट पेन डिसअपियर होता है, पेशेंट्स का टीएमटी अच्छा आता है, पेशेंट्स का इको अच्छा आता है, पंपिंग बढ़ता है, थीलियम स्कैन अच्छा आता है। सो इट इज़ better than good, we can say. Thank you.